नमस्कार। दोपहर के 1 बजने को हैं। आपके साथ मैं कंचन डोगरा नेगी तमाम बड़ी खबरें लेकर हाजिर हूं। और आज की बड़ी खबर आपको बताते हैं मुजफ्फरनगर से, जहां पर नगर कोतवाली क्षेत्र में 2 स्कूल बसेस आपस में टकरा गई थी। ये सुबह हमने आपको बड़ी खबर बताई थी, जिसमें एक बड़ा अपडेट आया है। हादसे में इलाज के दौरान 3 लोगों की जान चली गई है। तो ये दुखद खबर आज की, 3 लोगों की मौत हो गई है। मरने वालों में एक छात्र, एक छात्रा और एक ड्राइवर शामिल है। 2 घायल छात्रों का इलाज फिलहाल चल रहा है। तस्वीरें आपके सामने हैं। बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई है बस। बताया जा रहा है कि रविंद्रनाथ टैगोर पब्लिक स्कूल की एक बस बच्चों को लेकर शाहपुर से मुजफ्फरनगर की ओर आ रही थी और उसी दौरान जीडी गोयनका स्कूल की भी एक मिनी बस बच्चों को लेकर मुजफ्फरनगर से शाहपुर की ओर आ रही थी। कोहरा काफी ज्यादा था और यही वजह रही कि दोनों बसेस आपस में जोरदार तरीके से भिड़ गई। 3 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। और अब लेटेस्ट अपडेट यही है, दुखद अपडेट इसको कहेंगे। 3 लोगों की जान जा चुकी है। 2 बच्चे हैं और एक बस का ड्राइवर है। सुबह की ये बड़ी खबर, जिसमें मुजफ्फरनगर में जब 2 बसेस आपस में टकराती हैं तब मरने की कोई खबर नहीं थी, किसी के जान जाने की खबर नहीं थी। बस घायलों को अस्पताल ले जाने का जानकारी हमने आप तक दी थी। लेकिन फिलहाल की जो अपडेट है उसमें 3 लोगों की जान गई है। आज सुबह आज क्योंकि कोहरा भी है थोड़ा, तो आमने सामने जाके टकरा गए और इसमें बच्चे भी थे जिनको चोटें भी आई थी। इसमें 4 बच्चे, जिसमें 3 लड़की 1 लड़की, इनको ज़्यादा चोटें थी, उनको तुरंत अस्पताल पहुंचा दिया गया है और इनमें से 3 को मेरठ रेफर कर दिया। एक यहीं पे हमारे अस्पताल में ही है जिनका इलाज किया जा रहा है। बाकी जो बच्चे थे उनके अभिभावकों को भी बता दिया गया था, उनको माइनर इंजरीज थी, उनके अभिभावक उनको अपने साथ ले गए हैं और 2 ड्राइवर भी हैं जो चोटिल हैं, उनको भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया है। मेरे साथ मेरे सहयोगी फोन लाइन पर बिनेश इस समय जुड़ गए, उनसे जानकारी लेते हैं। बिनेश, ये बेहद दुखद अपडेट है, 3 लोगों की जान जा चुकी है। इस समय और जो घायल लोग हैं उनकी हालत क्या बनी है और क्या कुछ इस पर प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा है? बिल्कुल निश्चित तौर पर दुखद और दर्दनाक हादसा है, जिसमें 2 मासूम बच्चों की जान चली गई, जो कि स्कूली बच्चे थे, सुबह स्कूल जा रहे थे। और हादसा उस समय हुआ जब घना कोहरा था, दोनों स्कूल बस आपस में टकरा गई, जिसमें 4 बच्चे और 2 ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हुए थे, जिनको इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। जहां पर इलाज के दौरान 1 ड्राइवर की मौत हो गई है और जबकि 2 स्कूली बच्चों की मौत हो गई है। अभी भी 2 स्कूली बच्चे घायल हैं, जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। ये पूरा दुखद हादसा जो हुआ है मुजफ्फरनगर की नगर कोतवाली क्षेत्र में हुआ। जी शुक्रिया आपका बिनेश जानकारी के लिए। तो मेरे सहयोगी बता रहे थे कोहरे की वजह से दर्दनाक हादसा हुआ। सुबह तक जान जाने की कोई खबर नहीं थी, लेकिन अब अपडेट, जो लोग घायल हुए थे, जो बच्चे घायल हुए थे, उसमें 2 बच्चे और एक ड्राइवर की जान जा चुकी है। आइए बात करते हैं चुनावी रण की। फिरोजाबाद के टुंडला में अखिलेश यादव और जयंत चौधरी की साझा रैली। दोनों हाथ उठा के कहो, जिताओगे। धन्यवाद। समाजवादी पार्टी और आरएलडी का गठबंधन है इस बार, और इसी वजह से आप देखिए मंच पर दोनों एक साथ खड़े हुए हैं। अखिलेश यादव आज कई जनसभाएं कर रहे हैं और सबसे महत्वपूर्ण जिस जनसभा में उनकी नजरें सबसे ज्यादा रहने वाली हैं वो है मैनपुरी की, क्योंकि उस मंच पर उनके साथ उनके पिता मुलायम सिंह यादव भी मौजूद रहने वाले हैं। तस्वीरें आपके सामने। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव फिरोजाबाद में इस गठबंधन की रैली को आप देख सकते हैं। एक के बाद एक ताबड़तोड़ जनसभाएं समाजवादी पार्टी की तरफ से भी की जा रही हैं और दावा पार्टी का 2022 में सरकार बनाने का, लेकिन बहुत बड़ी चुनौती 2017 के खराब प्रदर्शन से पार पाने की। सीधी तस्वीरें आपके सामने फिरोजाबाद से हैं। मंच पर इस समय अखिलेश यादव मौजूद हैं, रैली को संबोधित करेंगे। जयंत चौधरी अभी बोल रहे थे आरएलडी और एसपी गठबंधन को कितनी सीटें मिलती हैं देखना बेहद जरूरी हो जाता है। आज सिर्फ अखिलेश यादव ही नहीं, बल्कि आज इस प्रचार के रण में तमाम बड़ी पार्टियों के दिग्गज आप दिन भर देखेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे आपसे थोड़ी देर पहले। आज अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह की भी एक के बाद एक 3 जनसभाएं हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी जनसभा होने वाली है। अखिलेश यादव को आप देख रहे हैं इस समय फिरोजाबाद से, जहां पर जनता के बीच में हैं और अब संबोधन शुरू करने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। मंच पर हमारे साथ
राष्ट्रीय लोकदल राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी जी, मंच पर उपस्थित यहां के पूर्व सांसद अक्षय यादव जी, यहां पर समाजवादी पार्टी के एमएलसी उदयवीर जी, समाजवादी पार्टी से एमएलसी संजय लाठर जी, मंच पर उपस्थित आरएलडी के नेता योगेश नामवार जी, मंच पर उपस्थित देशराज, मंच पर उपस्थित सोनी जी पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी के प्रधान आदरणीय गुलाब सिंह जी, महाराज सिंह धनगर जी, प्रमोद कुमार जिला पंचायत अध्यक्ष, श्रीमती मीना राजपूत जी, डॉक्टर विजय आर्या जी, श्री कमल सिंह दिवाकर जी, अलकेश सविता जी, चंद्रभान मौर्य जी, ओमकार सिंह कुशवाहा जी, मुन्नालाल ओझा जी, मुनव्वर अली जी और बड़ी संख्या में आरएलडी के सभी पदाधिकारी, महान दल के सभी पदाधिकारी, पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी के सभी हमारे पदाधिकारी, इस चुनाव की रैली में आए हुए सभी हमारे आदरणीय बुजुर्ग, मजदूर भाई, किसान, नौजवान, माताएं, बहनें और पत्रकार साथियों, मैं सबसे पहले आप सबका धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं इस ऐतिहासिक कार्यक्रम के लिए। यहां हम और आप सब लोग जितने भी साथी आए हैं, मैं उन सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी और गठबंधन के प्रत्याशी, आरएलडी के प्रत्याशी राकेश बाबू जी को एक एक वोट देकर के ऐतिहासिक जीत दिलाने का काम करना है। ये चुनाव उत्तर प्रदेश का भविष्य का तो है ही है, साथ ही साथ आने वाले समय में इस देश का संविधान बचेगा कि नहीं बचेगा, इसका भी चुनाव है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने हमें और आपको ये संविधान दिया और संविधान से हमारा देश चल रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो साजिश हो रही है, हो सकता है ये सत्ता में आ गए तो बाबा साहब का दिया हुआ संविधान भी ये बदल सकते हैं। इसलिए जहां संविधान बचाने का चुनाव है, वहीं लोकतंत्र बचाने का भी चुनाव है। बताओ, संविधान और लोकतंत्र बचाओगे कि नहीं बचाओगे? पहला दूसरा चरण आपके पड़ोस में वोट पड़ा था, अब तो आपको पता लग गया होगा कि 2 चरणों में गठबंधन ने शतक मार दिया है और तीसरे चौथे तक गठबंधन की सरकार बन जाएगी। ये खबर है कि नहीं है आपको? और ये उत्साह और जोश बता रहा है कि इस बार उत्तर प्रदेश में फिरोजाबाद से भारतीय जनता पार्टी का पता नहीं लगेगा। ये मैं तीसरी सभा कर रहा हूं जिले की, इतना ऐतिहासिक समर्थन हमें कभी नहीं मिला। इसलिए किसान भाई, नौजवानों, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव को आप सुन रहे हैं। फिरोजाबाद में ही अमित शाह भी आज हुंकार भर रहे हैं। सीधे रेल चलते हैं उनकी रैली में। नरेंद्र मोदी जी की 7.5 साल सरकार चली। मोदी जी ने ढेर सारी योजनाओं को उत्तर प्रदेश के लिए भेजा और योगी जी ने
हर गरीब के घर में वो योजनाओं को पहुंचाने का काम योगी आदित्यनाथ जी ने किया। मित्रों, इतनी सारी माताएं बहनें बैठी है उत्तर प्रदेश में, 1,67,00,000 माताओं को गैस का चूल्हा देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मित्रों, 1,67,00,000, 2,61,00,000 गरीबों के घर में शौचालय बनाने का काम हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। मित्रों, 1,41,00,000 गरीबों के घर में, 1,41,00,000 गरीबों के घर में बिजली पहुंचाने का काम हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। मुझे बताओ सिकोहाबाद वालों, ये साइकिल की सरकार थी, बिजली रानी आपके घर में आती थी क्या? आती थी क्या? अब योगी जी ने ग्रामीण क्षेत्र में 22 से 23 घंटा और शहर में 24 घंटा बिजली पहुंचाने की शुरुआत करी है। अगर फिर से सपा की सरकार आएगी तो अखिलेश बाबू कहते हैं 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे। अरे अखिलेश भाई, आप तो बिजली ही नहीं दे पाते थे, 200 यूनिट की क्या बात करते हो? आप तो बिजली ही नहीं दे पाते। मित्रों, हमने 2,60,00,000 घरों में एलईडी के बल्ब पहुंचाए हैं। और उत्तर प्रदेश में आप मुझे बताओ भाई, माताएं भी बताएं, कितने लोगों ने टीका लगाया है? जरा हाथ ऊपर करो तो। सबका लगाया ना? लग गया सबका? भाई, ये अखिलेश जी कहते थे कि टीका मत लगाइयो, ये तो मोदी का टीका है। डरकर बाद में अखिलेश ने भी अपना टीका लगा दिया है। मगर एक बात मुझे बताओ भाई, अगर मोदी जी ने टीका न लगाया होता तो तीसरी लहर में उत्तर प्रदेश की जनता सुरक्षित रहती क्या? जरा जोर से बोलिए, रहती क्या? नरेंद्र मोदी जी ने 130 करोड़ लोगों को टीका लगाकर उनको सुरक्षित करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी। माताओं, भाइयों, बहनों, जब कोरोना आया सभी लोगों के मन में संशय था कि कैसे गरीबों के दिन गुजरेंगे, रोजी रोटी कैसे मिलेगी। रेडी पटरी बंद हो गई, ऑटो रिक्शा बंद हो गए, कल कारखाने बंद हो गए, दुकानें बंद हो गई। रोज का लाकर रोज खाने वाले लोगों के लाले पड़ेंगे। मगर मोदी जी ने 80 करोड़ गरीबों को 2 साल तक 5 किलो अनाज प्रति माह मुफ्त में देकर गरीबों के घर में चूल्हा जलाने का काम किया है। और योगी जी ने इसके साथ तेल, दलहन और नमक देने का काम किया है। मित्रों, ये नरेंद्र मोदी जी की सबसे बड़ी उपलब्धि। 82 लाख गरीबों के घर में घर ही नहीं था, उनको प्लॉट और घर देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। 2,45,00,000 किसानों को हर साल 6,000 रुपया उनके बैंक अकाउंट में सीधा ट्रांसफर कर 2300 करोड़ रुपया उत्तर प्रदेश के किसानों को भेजना चाहिए। मित्रों, मैं बताने आया हूं कि 5 साल एक और मौका दे दीजिए। 5 साल तक उत्तर प्रदेश के किसी भी किसान को बिजली का बिल नहीं भरना है। हम बिजली माफ।
हर बच्ची जो 12वीं पास करेगी उसको स्कूटी देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की। हर युवा जो इंटर में एडमिशन लेगा, चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो, उसको लैपटॉप और स्मार्टफोन देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मित्रों, आप मुझे बताओ, यहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद, योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद यहां पर कोई माफिया बाहुबली है क्या? जरा जोर से बोलो, है क्या? है क्या? सारे के सारे जेल में डालने का काम योगी आदित्यनाथ जी ने करा है। उत्तर प्रदेश में एक भी बाहुबली नहीं है, कोई है तो बजरंग बली है, इसके अलावे कोई नहीं। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश को देश की दूसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बनाया है। मैं आपको कहने आया हूं, फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी को मौका दीजिए, 2 नंबर से देश के सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का काम हम उत्तर प्रदेश को करेंगे। माताओं, भाइयों, बहनों, मोदी जी ने देश को सुरक्षित करने का काम किया है। मोदी जी ने देश को सुरक्षित करने का काम किया है। 10 साल तक इस सपा बसपा के समर्थन से उत्तर प्रदेश में 2 पार्टियां हैं। दोनों पार्टियों ने समर्थन देकर 10 साल तक कांग्रेस की सरकार चलाई। और कांग्रेस की सरकार चलती थी तब आए दिन पाकिस्तान से आलिया, मालिया, जमालिया भारत में घुस जाते थे। मित्रों, भारत में घुस जाते और हमारे जवानों के सर काट कर ले जाते। कांग्रेस वाले कुछ नहीं करते थे क्योंकि उनकी वोट बैंक बर्बाद होती थी। नरेंद्र मोदी की सरकार आई, कमल फूल की सरकार आई, हमने उरी और पुलवामा पर जब हमला हुआ, 10 ही दिन में मोदी जी ने सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया। मोदी जी ने पूरी दुनिया में एक संदेश भेजा, भारत की सीमा और भारत की सेना, उसके सामने आंख उठाकर कोई देख नहीं सकता। मित्रों, आंख उठाकर मोदी जी ने हमेशा के लिए कश्मीर को भारत के साथ जोड़ने का काम किया है। माताओं, भाइयों, बहनों, मुझे बताओ, ये कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है या नहीं है? जरा जोर से बताओ, पीछे तक है या नहीं है? धारा 370, 70 साल से कांग्रेस अपने बच्चे की तरह गोदी में लेकर घूमती थी। मोदी जी ने 5 अगस्त 2019 को धारा 370 को उखाड़कर फेंक दिया और कश्मीर, ये हमारा कश्मीर हमेशा के लिए भारत का हो गया। मित्रों, जब धारा 370 पर चर्चा होती थी, पार्लियामेंट में अखिलेश जी कहते थे, अखिलेश जी क्या कहते थे कि गृह मंत्री जी धारा 370 हटाई तो खून की नदियां बह। अरे अखिलेश बाबू, आप किसको डरा रहे हो भाई? हमें डरा रहे हो? लो, एक चली गई धारा 370, खून की नदियां छोड़िए, कंकर चलाने की किसी की हिम्मत नहीं हुई है। कंकर चलाने। माताओं, भाइयों, बहनों, ये भारतीय जनता पार्टी गरीबों के लिए, पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए शासन करती है। सपा बसपा
अपनी अपनी जातियों के लिए शासन करते हैं। सपा आती थी, एक जाति का भला होता था। बसपा आती थी, दूसरी जाति का भला होता था। भाजपा आई, मोदी जी ने सबका साथ, सबका विकास का नारा लगाया और सबको आगे बढ़ाने का काम। एएसपी पार्टी है ना, कहने को ही समाजवादी पार्टी। एसपी के 2 सूत्र है, एस से संपत्ति इकट्ठा करना, पी से परिवार वालों को सत्ता देना। मित्रों, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तब अखिलेश के परिवार से 45 लोग अलग अलग जगह स्थान पर थे। कितने थे? जोर से बोलो, कितने थे? और कोई जाति छोड़ो और कोई परिवार का भी स्थान नहीं था। और संपत्ति मित्रों, भ्रष्टाचार इतना करा, अभी कानपुर में रेड पड़ी समाजवादी इत्र वाले के वहां। रेड के बाद ये पूरा स्टेज भर जाए ना, इतनी नोटों की गड्डियां मिली, इतनी नोटों की गड्डियां मिली। और जैसे ही रेड पड़ी, अखिलेश जी के पेट में मचलन। उन्होंने कहा, क्यों रेड डाल रहे हो? हम कैसे चुनाव लड़ेंगे? क्यों अखिलेश बाबू, ये रुपया आपका था क्या? भाइयों बहनों युवाओं, मुझे बताओ, टैक्स भरे बगैर का जो गैर कानूनी रुपया है, उसको मोदी जी ने कब्जे लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए? इससे गरीबों का कल्याण करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? माताओं को गैस का सिलेंडर देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? बहनों, माताओं के लिए टॉयलेट बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए? गरीबों को अनाज देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? ये अखिलेश बाबू का मंत्र है, संपत्ति इकट्ठा करो और विदेश में वैकेशन करो। भारतीय जनता पार्टी का मंत्र है, टैक्स इकट्ठा करो और गरीब कल्याण के काम करो, गरीबों के काम। ये दोनों के बीच में आपको चुनाव करना है। मुझे बताइए, भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे क्या? अरे भाई, सुनाई नहीं पड़ता है। जिताएंगे क्या? कमल के निशान पर बटन दबाएंगे क्या? हमारे भाई वर्मा को प्रचंड बहुमत से जिताएंगे क्या? योगी जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे क्या? मोदी जी को उनके हाथ मजबूत करेंगे क्या? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ। 300 पार के संकल्प की मुट्ठी बीचे और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। तो गृह मंत्री अमित शाह को आप सुन रहे थे। फिरोजाबाद में रैली का कार्यक्रम, ये पहली रैली उनकी हुई है जिसमें सीधे तौर पर कहा कि 2017 में जो वादे किए गए थे बीजेपी की तरफ से, उन तमाम वादों को पूरा किया गया है। एक बार फिर से कमल का बटन दबाएं और बीजेपी की सरकार बनाएं, क्योंकि अभी और उत्तराखंड में काम होने बाकी हैं। माफ कीजिए, उत्तर प्रदेश में काम होने बाकी हैं। बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं न्यूज 18 से खास बातचीत में मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने यूपी में बीजेपी की बढ़ती जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड की जनता बीजेपी के साथ खड़ी हुई है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा चुनाव प्रचार के लिए झांसी पहुंचे हुए हैं। सर, क्या मानते हैं भाजपा की उत्तर प्रदेश में क्या स्थिति है? सरकार बना रहे हैं प्रचंड बहुमत से। स्थिति तो आपको ज्यादा अच्छी पता होगी, जनता देख रहे हो। बुंदेलखंड क्या संदेश इस बार देने जा रहा है? पिछली बार जैसा संदेश है, एक तरफा है बीजेपी। क्या माना जाए, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी और रालोद का गठबंधन उत्तर प्रदेश में हुआ है, आपको लगता है? बार गठबंधन करते हैं और इनके गठबंधन जनता पसंद नहीं करती। ये बुआ और बबुआ गठबंधन कर चुके, ये राहुल गांधी जी से गठबंधन कर चुके।
हर बार जो हश्र हुआ वो इस बार भी होगा। करहल का मुकाबला किस तरीके से देख रहे हैं? मैनपुरी के करहल से अखिलेश यादव ताल ठोक रहे हैं, केंद्रीय मंत्री को भाजपा ने उतारा है। स्पष्ट दिख रहा है उनकी बौखलाहट करहल में, जिस तरह से वो लोगों को दबा रहे हैं, डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, ये उनकी बौखलाहट है। अस्ताचल की ओर है उनका सूरज। बघेल साहब के काफिले पर हमला भी हुआ है। मैंने वही तो कहा, जिस तरह से डरा धमका रहे हैं, जीतने वाले नहीं है। हिजाब के मसले पर अखिलेश यादव ने चुप्पी साध ली है। ठीक है, चुप्पी साध सकते हैं वो। कितनी सीटें भाजपा लाएगी उत्तर प्रदेश में? एक तरफा है, एक तरफा। तो नरोत्तम मिश्रा है जो कि साफ तौर पर कह रहे हैं कि एक तरफा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश में है और भारतीय जनता पार्टी एक तरफा जीत हासिल करने जा रही है। कैमरामैन विपिन राय के साथ अनुपम मिश्रा, न्यूज 18 झांसी। सपा के नेता क्या कहते थे? कहते थे ये मोदी वैक्सीन है, ये भाजपा वैक्सीन है, नहीं लेंगे, बोलते थे ना। आज उनको बताने की आवश्यकता है, अगर मोदी वैक्सीन और बीजेपी की वैक्सीन ने जान बचाया है तो वोट भी इसी वैक्सीन के साथ भाजपा को जाएगा। बोलेंगे? सभी लोग सहमत हैं ना? और भाइयों बहनों, 2017 के पहले क्या होता था? 2017 के पहले बुंदेलखंड में खनन माफिया हावी थे, भू माफिया हावी थे, वन माफिया हावी थे, गरीबों को मकान नहीं मिल पाता था, गरीबों के घर में शौचालय नहीं बन पाता था। क्या बुंदेलखंड को 17 के पहले बिजली मिलती थी? और आज तो बिजली मिलती है, आज राशन मिल रहा है ना। डबल इंजन की सरकार है, डबल डोज राशन का शुरू होता है, हर घर महीने मिल रहा है ना। अगर हम लोग राशन बंद कर देते तो ये जवाहरलाल राजपूत धरने में बैठ जाते फिर से, क्योंकि वह जन नेता है, जनता के हितों के लिए कार्य करता है, इसलिए आंदोलन करने का जज्बा भी है। कोई माफिया और कोई अपराधी आंदोलन नहीं कर सकता, क्योंकि वह या तो शोषण करेगा या अत्याचार करेगा, और जब उसको अवसर मिलेगा तो वह गरीबों का हड़पेगा। वह आंदोलन करने का उसका जज्बा समाप्त हो चुका होता है। भाइयों बहनों, हमने फ्री में वैक्सीन और डबल इंजन की सरकार है तो महीने में 2 बार राशन का भी हर एक गरीब को उपलब्ध करा रहे हैं। प्राप्त हो रहा है ना? बिजली मिल रही है ना सबको? कोई दिक्कत तो नहीं है? और भाइयों बहनों, अब तो हम लोग यहां पे बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे भी बना रहे हैं और बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे के साथ डिफेंस कॉरिडोर भी बना रहे हैं। डिफेंस कॉरिडोर, अंतर साफ है, फर्क साफ है। सपा ने माफिया को पनपाया, भू माफिया, खनन माफिया, वन माफिया, पेशेवर माफिया, जगह जगह उन्होंने कट्टा और तमंचों की फैक्ट्री लगा करके यहां के युवाओं के जीवन के साथ खिलवाड़ करना शुरू किया। बेटियां असुरक्षित, महिलाएं असुरक्षित, नौजवान के जीवन के साथ खिलवाड़, व्यापारी असुरक्षित। क्या आज भी कोई कट्टा की फैक्ट्री चला पाएगा क्या? एक तमंचावादी जो अपने को समाजवादी कहते हैं, नाम समाजवादी, काम तमंचावादी और सोच परिवारवादी, यही है ना। इन्होंने अपना काम केवल अपने परिवार तक सीमित रखा है। ये लोग कल्याण की बात सोच ही नहीं सकते। बुंदेलखंड के संसाधनों पर लूट मचाते थे, अराजकता फैलाते थे, गुंडागिर्दी करते थे, राजजनों से छिनैती करते थे, डकैती डलवाते थे, व्यापारियों से गुंडा टैक्स वसूली करते थे। क्या 2017 के बाद भी कोई राज नहीं कर पाएगा? गुंडागिर्दी कर पाएगा? क्या व्यापारियों के साथ और माताओं बहनों के साथ छिनैती कर पाएगा? भाइयों बहनों, आज तो हम बुंदेलखंड में सुरक्षा का
और यहां की आवश्यकता के अनुरूप विकास का एक मॉडल दे ही रहे हैं, लेकिन साथ साथ हमने साफ कहा है, जिन्होंने संसाधनों को लूटा है, गरीबों को छीना है, जिन्होंने सरकार की योजनाओं का लाभ गरीबों तक नहीं पहुंचने दिया है, भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार एक हाथ से विकास की छड़ी लेकर के जाएगी, हर गरीब को मकान देगी, बिना भेदभाव के बिजली देगी, बिना भेदभाव के स्वास्थ्य की सुविधा भी देगी, लेकिन माफिया और अपराधियों के लिए बुलडोजर का स्टीयरिंग लेकर के दूसरे हाथ से भी तेजी के साथ धड़ल्ले के साथ चलेंगे। आपने देखा होगा जमीन माफियाओं के लिए आप देख सकते हैं, सपा बसपा और कांग्रेस की संवेदना कभी गरीब के लिए नहीं होती है, अन्नदाता किसानों के लिए नहीं होती है, महिलाओं के प्रति नहीं होती है। इनकी संवेदना तो जब माफिया पे बुलडोजर चलता है तो तब इनकी संवेदना जगती है। कहते ये सब करने की आवश्यकता क्या है? तो मैं भी यही बात कहता हूं कि भाई इन माफियाओं से पूछो, अपने शागिर्दों से पूछो कि गरीबों की संपत्ति को हड़पने का मतलब क्या था। इनको पता तो लगना चाहिए कि गलत करोगे तो गलत ही परिणाम भी मिलेंगे, जैसी करनी वैसी भरनी, और वही तो उनको बताया जा रहा है। और भाइयों बहनों, अब तक 64,000 हेक्टेयर लैंड हम लोगों ने इन भूमाफियाओं से कब्जा से खाली करवाई है, और इनकी 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति भी जब्त की है। और साथ साथ ये जो बड़े बड़े अभी माफिया थे, इन्होंने जो बड़ी बड़ी हवेली अवैध कमाई की बना दी थी, कहीं किसी गरीब की जमीन पर, किसी सरकारी जमीन पर, तो मुझसे पूछा गया क्या होना है। हमने कहा होना क्या है, ये बुलडोजर तो इसीलिए बनाया गया है, ये इसीलिए बनाया गया है, और मैं आज गरोठा में इसीलिए आया भी हूं बोलने के लिए कि भाइयों बहनों, जो लोग शोषण करते थे, यहां के संसाधनों को लूटते थे, नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते थे, गरीबों को योजनाओं का लाभ नहीं लेने देते थे, जरा बताइए, समाजवादी पार्टी पूरे प्रदेश में 5 साल में 18,000 गरीबों के मकान नहीं बना पाई, और हमारी सरकार ने, डबल इंजन की सरकार ने, भाइयों बहनों, 5 साल में 43,50,000 गरीबों का मकान बनाया है, 43,50,000 गरीबों के लिए। और अकेले झांसी जनपद में 50,000 से अधिक गरीबों को एक एक मकान मिला है। यह है लोक कल्याण का कार्य। और भाइयों बहनों, जब मैं आपकी बात करता हूं तो उसी पे मैं आपको यह भी बोलना चाहता हूं, अकेले बुंदेलखंड के अंदर जब मैं बात करता हूं तो भाइयों बहनों, झांसी के अंदर 2.5 लाख से अधिक किसानों को, यानी 2,50,995 किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ 6,000 रुपए सालाना भी मिल रहा है। एक 1,78,900 से अधिक परिवारों को एक एक शौचालय दिया गया। 1,21,600 से अधिक परिवारों को फ्री में बिजली का कनेक्शन दिया गया। और बेटी सुरक्षित होगी उसके लिए कन्या सुमंगला योजना, गरीब की बेटी के लिए सामूहिक विवाह योजना में 51,000 रुपया सरकार की तरफ से दिया जाता है। और हमने तय किया है इस राशि को बढ़ाएंगे, 1 लाख करेंगे अब आने वाले समय में। कन्या सुमंगला योजना में बेटी के जन्म लेने से लेकर के स्नातक तक पढ़ाई तक
अब तक 15,000 दे रहे थे, अब सरकार ने तय किया इस राशि को बढ़ा के 25,000 करेंगे। भाइयों बहनों, यही नहीं, हमारा युवा भी तो वंचित नहीं रहना चाहिए। अपने युवाओं के लिए स्मार्टफोन और टैबलेट हम 550 दे चुके हैं और हमने तय किया प्रदेश में 1 करोड़ नौजवानों को टैबलेट और स्मार्टफोन देंगे। 1 करोड़। समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग को शिकायत की कि नौजवानों को ये सब देने की आवश्यकता क्या है। मैंने कहा नहीं, ये तो सब केवल सिपाही खानदान का ही इस पे डकैती डालने का अधिकार है, प्रदेश के नौजवानों का क्यों नहीं है। प्रदेश का नौजवान टैबलेट और स्मार्टफोन पाएगा और अब तक 1 करोड़ देने की बात कर रहे थे। 10 मार्च के बाद भाइयों बहनों अगली सरकार आने दीजिए, 2 करोड़ नौजवानों को टैबलेट और स्मार्टफोन देंगे। टैबलेट और स्मार्टफोन देकर के अपने युवाओं को स्मार्ट बनाने का काम भी करेंगे और उसको टैबलेट और मोबाइल फोन का, स्मार्टफोन का खर्चा उसके मां बाप पर ना आए, इसके लिए डिजिटल एक्सेस भी उसको फ्री में देंगे। सपा परेशान है। मैंने भाई सरकार के कार्य से मत परेशान हो, अपने कारनामों से परेशान हो। प्रदेश की जनता से माफी मांगो। वृद्धजनों, विधवा महिलाओं और दिव्यांग जनों के पेंशन को भी इन लोगों ने हड़प लिया था, लेकिन आज मैं कह सकता हूं हमारी सरकार ने 1 करोड़ दिव्यांगजन महिलाएं, विधवा महिलाएं और वृद्धजनों को हम 12,000 रुपए सालाना पेंशन भी उपलब्ध करा रहे हैं। भाइयों बहनों, मुझे एक बात बताइए, हम पिछले चुनाव में आते थे, कहते थे ना कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, बोलते थे ना। भगवान राम के बारे में कहा जाता है कि भगवान राम तो सर्वव्यापी हैं, लेकिन यह भी कहा जाता है ओरछा में भी भगवान राम का मंदिर है। और ओरछा के महाराज ने तो अपनी वीरता का परिचय किस कदर दिया था कि अकबर के सेनापति को चीड़ करके फेंक दिया था। वह यहां पर अत्याचार करने के लिए आया था। ये वीरता की भूमि है, अत्याचार यहां कैसे कोई सहन करता। और भाइयों बहनों, आज तो जो हमने कहा था कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, प्रधानमंत्री मोदी जी ने राम मंदिर का शिलान्यास कर दिया है ना, काम प्रारंभ हो गया ना। ये राम मंदिर का काम क्या सपा बसपा कांग्रेस के लोग करा पाते? ये काम कौन कराया है? हम ही लोग करा रहे हैं और आगे भी कराएंगे। और हम लोगों के पास ताकत आप सबके आशीर्वाद का है। इसलिए भाइयों बहनों, मैं आज आप सबसे अपील करने के लिए आया हूं। हमारे 2 प्रत्याशी यहां पर हैं। भारतीय जनता पार्टी के श्री जवाहरलाल सिंह राजपूत हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ रहे हैं। और मऊ रानीपुर से भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी दल, अपना दल एसपी प्रत्याशी श्रीमती रश्मि आर्य चुनाव लड़ रही हैं। वह अपना दल के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ रही है। अपना दल का चुनाव चिन्ह कमल का फूल है, लेकिन वो केवल मऊ रानीपुर तक है। मऊ रानीपुर के कप प्लेट, मऊ रानीपुर में उनका अपना जो चुनाव चिन्ह है वह कप प्लेट वहां के लिए है, केवल मऊ रानीपुर के लिए। यहां पे नहीं, ये गरोठा में नहीं, गरोठा में तो कमल का फूल ही रहेगा। क्या रहेगा? कमल। गरोठा में कमल का फूल और मऊ रानीपुर में कप प्लेट। आप लोग सभी सहमत हैं? सभी लोग जवाहरलाल जी को, रश्मि आर्य जी को भारी बहुमत से विजयी बना के भेजेंगे। सभी लोग सहमत हैं? और सड़क के उस पार के लोग क्यों चुपचाप खड़े हैं? हाथ ऊपर खड़ा करके समर्थन दीजिए। ये छतों के ऊपर भी जितने लोग हैं, इनसे भी मैं अपील करूंगा, इन माफियाओं को ठीक हमारे लोग करेंगे, हम ही लोग करेंगे।
दोनों हाथ उठा करके मेरे साथ बोलेंगे, दोनों हाथ उठा करके, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। तो झांसी के बरौठा विधानसभा सीट पर इस वक्त आप सीएम योगी को सुन रहे थे। वो अपने सहयोगी दल, अपना दल के लिए भी वोट मांगते दिखाई दिए, बीजेपी के लिए भी वोट मांगते दिखाई दिए और साथ ही बीजेपी ने क्या काम किया प्रदेश में उसको भी जनता के साथ साझा किया। उन्होंने कि लगातार हमने काम किया है और लगातार इसी काम को हम जनता के बीच में लेकर जा रहे हैं और उम्मीद यही करते हैं कि आप हमें इस चुनाव में जीत जरूर हासिल करवाएंगे। इस तरह की बातें सीएम योगी कर रहे थे। उन्होंने बात की मऊरानीपुर की, तो वहां पर उनके सहयोगी पार्टी अपना दल से जो प्रत्याशी हैं वो हैं, उनके लिए भी प्रचार किया। सामाजिक एवं राजनीतिक क्षितिज को प्रकाशित करने वाले बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी यहाँ पर समाजवादी पार्टी की रैली हो रही है अखिलेश, और खास तौर पर सबसे अहम बात, मुलायम सिंह यादव आज इस मंच पर मौजूद हैं। क्रांति दृष्टा, दलितों शोषितों के मसीहा, सामाजिक क्रांति के महानायक, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के आदर्श, निर्शील विवेकी, समाजवादी पार्टी के संरक्षक माननीय श्री मुलायम सिंह यादव नेताजी हम लोगों के बीच उपस्थित हैं। उनका आप सभी की तरफ से दो पंक्तियों में हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन। परम पूज्य नेताजी का हम करते शत शत वंदन है, इसने सुमन की वर्षा कर मिलकर करते अभिनंदन है। अब मैं अनुरोध कर रहा हूं, मुलायम सिंह यादव को आप मंच पर देख पा रहे हैं। करहल वो सीट, वो विधानसभा क्षेत्र जहां से उनके सुपुत्र अखिलेश यादव प्रत्याशी के तौर पर चुनाव मैदान में, विधानसभा चुनाव में उतर रहे हैं। और आज करहल में जब चुनावी जनसभा हो रही है तो इस दौरान आप मुलायम सिंह यादव को देख पा रहे हैं और इंतजार भी इसी बात का था कि इस चुनाव में मुलायम सिंह यादव एक जनसभा तो करेंगे और उस जनसभा वो अब करहल में करते दिखाई दे रहे हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मुलायम सिंह यादव आपको मंच पर बैठे दिखाई दे रहे होंगे और क्या आज यहां से वो बोलेंगे, और बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, अपने सुपुत्र के लिए कैसे चुनाव प्रचार करेंगे, ये देखने वाली बात होगी। तो करहल से उम्मीदवार हैं अखिलेश, और आज जब करहल में रैली हो रही है तो समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव को आप देख पा रहे हैं मंच पर, और अब मंच पर वो बोलेंगे और किस तरह से उनके पार्टी के जो तमाम कार्यकर्ता हैं वो भी उनसे आशीर्वाद लेते दिखाई दे रहे हैं। संरक्षक के तौर पर मुलायम सिंह यादव लगातार पार्टी का मार्गदर्शन करते रहे हैं और जब आज करहल में जनसभा हो रही है तो मुलायम सिंह मंच पर आपको बैठे दिखाई दे रहे हैं। देख रहा है उनमें किस तरह से कह सकते हैं पूरी तरह से स्वस्थ दिखाई दे रहे हैं, जोश और उत्साह से लबरेज भी दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जब इस मंच पर खड़े होकर कहेंगे मुलायम सिंह तो सुनना होगा कि वो यहाँ से आज क्या कहते हैं। सारे लोग 20 तारीख को गिन करके एक एक वोट साइकिल में लगवा देना, इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय हिंद, जय समाजवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। करहल की धरती बहुत ही उदार स्वभाव की है। माननीय मेंबर साहब ने अपना विधायक का पद छोड़कर माननीय नेताजी को यहां से विधायक बनाने का काम किया और उसी श्रृंखला में हमारे क्षेत्र के विधायक सम्मानित श्री सोबरन सिंह यादव जी ने अपनी सीट छोड़कर माननीय अखिलेश यादव जी को यहां आमंत्रित किया है। मैं आह्वान कर रहा हूं हमारे विधायक सम्मानित श्री सोबरन सिंह यादव जी का आए और हम लोगों का मार्गदर्शन करें। सम्माननीय विधायक जी। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर।